ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हुए आज जो पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे, वो है एग्जांपल 7.18। इसमें क्या कह रहा है? अ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द 40 ओम रजिस्टर। तो हमें एक आरसी सर्किट है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 40 ओम वैल्यू का, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड का। उन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स से, जिसकी रेटिंग दी हुई है 110 वोल्ट आरएमएस वैल्यू एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो ये चार वैल्यूज हमें गिवन है। वी आर एम एस इज 110 वोल्ट, frequency of AC source is 60 hertz, resistance value is 40 ohm, and capacitor value is 100 microfarad। और यहाँ से हमें ये पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अब हमें करंट निकालना है, वो भी मैक्सिमम। तो उसके लिए पहले हमें Z निकालना पड़ेगा। तो इस सर्किट का Z, जिसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। अब अगर एक सर्किट में RLC तीनों लगे हुए हैं, तो Z निकालने का ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। राइट, आप एक ही फार्मूला याद कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे कॉइल नहीं है तो एक्सएल जीरो हो जाएगा। तो सेम फार्मूले को हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जीरो कर लिख लेंगे। पुट एक्सएल इज इक्वल टू जीरो एज देयर इज नो कॉइल। तो जो चीज सर्किट में नहीं है उसे जीरो पुट कर दो। जब वो है ही नहीं तो उसका रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। अगर ये आरएल सर्किट होता तो एक्सी को जीरो पुट कर देते। तो हमें करंट के लिए जेड की जरूरत पड़ेगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इसका इम्पीडेंस जेड निकालेंगे, और जेड में भी आर प्लस एक्सी चाहिए। तो एक्सी भी नहीं गिवन तो एक्सी भी निकालना पड़ेगा। तो इसे हम इक्वेशन वन के आगे भी रख देते हैं। अब किसी भी कैपेसिटर का जो एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। तो इस रिलेशन को यूज करके हम एक्सी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एफ और सी दोनों दिए हुए हैं। पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, और सी वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफैरेड। 100 इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा एसी चैप्टर में कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर मैं इसे एक्सी के लिए सॉल्व कर लूँ तो हमारा एक्सी निकल आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। 2 से इंटू होगा 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा 3 - 6 -3 ऊपर जाके +3। तो हमें 1000 को डिवाइड करना है 12 इंटू 3.14 से। राइट, तो इसको डिवाइड करके हमारा एक्सी निकल आएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो एक्सी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 703 ओम। तो एक्सी निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम इक्वेशन वन को यूज करके जेड निकालेंगे, सर्किट का इम्पीडेंस। आर गिवन है 40 और एक्सी निकला है 703 का स्क्वायर अंडर द रूट। सॉरी, ये एक्सी 703 नहीं आएगा, 703 का अंडर रूट आएगा। तो एक्सी एग्जैक्टली 26.4 आएगा। हाँ, उसका स्केयर करने पे 703 आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 26.4 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 26 का स्क्वायर लगभग 703 हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा z आ जाएगा 2303 का अंडर रूट। राइट, अब हमें मैक्सिमम करंट निकालना है। नाउ आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज वी नॉट बाय जेड, वही ओम्स लो। अब हमें वी नॉट भी नहीं गिवन, तो उसे हम आरएमएस वैल्यू से निकाल लेंगे।
जो वी नोड पीक वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू इंटू √2 होती है बाय Z। अब हम VRMS हमें गिवन है कि जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं इसी की RMS वैल्यू 110 है √2, और Z हमने निकाला है √2303। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का, दैट इज 3.23 एम्पियर। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया। बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज। तो हमें टाइम लैग बताना है कि करंट और वोल्टेज में कितना टाइम का डिफरेंस है। अब बी पार्ट को ध्यान से देखना। अब ये एक आरसी सर्किट है। अब आर में जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो इधर वी आर है और करंट का फेजर भी उधर ही होगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलती है वो करंट से लैग करती है 90 डिग्री से। तो अगर करंट का फेजर हॉरिजॉन्टल है तो वीसी उससे 90 डिग्री पीछे चलेगा और ये रिजल्टेंट वोल्टेज बनेगा। और रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट में ये फेज एंगल का गैप होगा। तो सबसे पहले हम फेज एंगल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, यानी कि हमें फाई एंगल निकालना है। अब tan फाई अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दें वो मॉडुलस ऑफ VC बाय मॉडुलस ऑफ VR हो जाएगा, क्योंकि VC परपेंडिकुलर साइड है और VR बेस साइड है। अब VC IXC होता है और VR IR होता है, तो I से I कट जाएगा, तो इसका मतलब tan फाई XC बाय R करके भी हो जाएगा। अब XC हमने फाइंड किया है कि जो XC हमारा निकला था वो 26.4 था और R हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में 40। तो हमें यहाँ से पहले फाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये tan फाई 26.4 बाई 40, यानी कि ये हो जाएगा, अगर मैं 40 से डिवाइड करूँ पॉइंट, ठीक है, 400 से डिवाइड करना है पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 0.6 हो जाएगा। तो अगर मैं फाई की वैल्यू, ये थोड़ा टेबल से हमें देखना पड़ेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 33.6 डिग्री आ जाएगा एंगल, फेज एंगल। अब हम इस डिग्री के रेडियन बनाएंगे, तो 36.6 डिग्री को अगर मैं पाई बाय 180 से इंटू कर दूं तो ये एंगल रेडियन में बदल जाएगा, क्योंकि जो SI यूनिट ऑफ एंगल है वो रेडियन है। +1 में ये बताया जाता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब 1 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से इंटू करना पड़ेगा। अब हमारा फाई निकल गया। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, वो फाई बाय टी होता है, एंगल ट्रेस्ड बाय टाइम टेकन। जितना एंगल कवर किया या जितना गैप है और जो टाइम टेकन है। अब ओमेगा आगे 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई फाई बाय टी हो गया। तो हमें टाइम लैग निकालना है। अगर फेज एंगल का इतना लैग है तो टाइम लैग फेज लैग पे डिपेंड करेगा। तो फेज का जो लैग है करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज में वो फाई एंगल का है, और हमें टाइम लैग बताना है कि कितना टाइम से पीछे चल रहा है करंट वोल्टेज से पीक वैल्यू होने में। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। फाई हमने निकाला है रेडियन में 33.6 इंटू पाई बाय 180 और 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमें सोर्स की दी हुई थी 60 हर्ट्ज, पाई से पाई कट जाएगा तो टाइम आ जाएगा 33.6 डिवाइड बाय 180 इंटू 2 इंटू 160। ठीक है,
अगर हम इसे अगेन मैथमेटिकली सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.55 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होने के 1.55 मिली सेकेंड के बाद करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, क्योंकि इसमें करंट जो है वो करंट लीड कर रहा है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने के 1.55 मिली सेकेंड के बाद वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो भी पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी देख लेना, जनरली बोर्ड एग्जाम में कम ही आता है ऐसा क्वेश्चन। डिफिकल्ट पेपर सेट करना हो तो कई बार एग्जामिनर डाल देता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना स्टेप्स को। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7.21। उसमें क्या कह रहा है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.01 हेनरी। तो एक कॉइल है जिसकी एल वैल्यू 0.01 हेनरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, और उसे एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक एलसी सर्किट होगा। टू एन एसी सोर्स, एक एसी सोर्स है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की एक इक्वेशन दी हुई है, E इज इक्वल टू 310 sin 314t, राइट। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें रिएक्टेंस पूछा है। कोई खास डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, इनफैक्ट काफी इजी है। नाउ अब हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन दी हुई है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो सर्किट में होगा वो होगा 310 sin 314t। और एक जनरल इक्वेशन भी होती है एसी की, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नोट। तो हम इस जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो हमें बड़े आराम से ई नोड यानी कि पीक वोल्टेज ऑफ वोल्टेज ईएमएफ मिल जाएगी 310 वोल्ट, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वैल्यू मिल जाएगी 314, राइट। फाइव नोड कुछ नहीं लिखा तो फाइव नोड जीरो होगा, तो इनिशियल फेज एंगल जीरो है। तो हमें इन दो वैल्यू से रिएक्टेंस यानी कि एक तरह से इम्पीडेंस निकालना है। अब जैसे मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा था कि आप चाहो तो एक ही फार्मूला याद कर लो कि आरएलसी सर्किट अगर इकट्ठा होगा तो रिएक्टेंस या इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसमें क्योंकि आर नहीं है, सिर्फ एल और सी है, तो आर को जीरो पुट कर दो, तो इसका मतलब इसका जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। पुट आर इज इक्वल टू जीरो एज दिस इज एन एलसी सर्किट। तो सिर्फ एल और सी प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट ही नहीं, तो आर जीरो होगा। तो इसका मतलब मेरे को एक्स एल और एक्स सी निकाल कर आंसर आ जाएगा। नाउ एक्स एल जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं उसका फार्मूला होता है ओमेगा एल। दोनों वैल्यू गिवन है तो हम बड़े इजीली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा हमने कंपैरिजन करके इक्वेशन को ये 314 निकाला है ऊपर, और एल हमें गिवन था 0.01। तो अगर मैं 314 को 0.01 से इंटू करूंगा तो बड़े इजीली मेरा एक्सएल आ जाएगा। ऐसे ही एक्सी का फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी। अगेन दोनों वैल्यू गिवन है या हम पता लगा चुके हैं। ओमेगा है 314 और सी हमें गिवन है 25 माइक्रोफैरेड, 25 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको भी सॉल्व करके हम एक्सी निकाल सकते हैं 127.3 ओम। अब हमें रिएक्टेंस यानी कि इम्पीडेंस निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Z बराबर है एक्सएल माइनस एक्सी, राइट। तो एक्सएल हमारा निकला है 3.14 और एक्सी है 127.3।
तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो ये 124.16 ओम आंसर आ जाएगा। जनरली हम प्लस माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें मॉडुलस लेना होता है। तो जो रिएक्टेंस सर्किट का होगा वो कितना हो जाएगा, 124.16। तो कोई खास डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं था ये, इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल 7.25। इसमें कह रहा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.4 मिली हेनरी is connected to a capacitor of 400 पिकोफैरेड। तो एक L और एक C को कनेक्ट कर दिया आपस में एक AC सोर्स के क्रॉस। तो कह रहा है टू व्हाट वेवलेंथ इज द सर्किट ट्यून्ड। अब ये ट्यून्ड क्या होता है या ट्यूनिंग ऑफ सर्किट क्या होती है? ट्यूनिंग ऑफ सर्किट happens at resonance। हम किसी भी सर्किट को ट्यून करते हैं, जैसे कि हम रेडियो में कोई स्टेशन पिक करना चाहते हैं, लेट अस से 94.3 FM। आपने सुना होगा ये रेडियो के ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशंस होते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ 94.3 FM वाली फ्रीक्वेंसी के स्टेशन को अगर ट्यून करेंगे तो सिर्फ वही 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 रेडियो स्टेशन के गाने बजेंगे, बाकी के नहीं बजेंगे। या टीवी में हम एक टाइम पर एक ही चैनल को ट्यून कर कर देखते हैं तो उसे ट्यूनिंग कहते हैं। अब किसी भी सर्किट की ट्यूनिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्योंकि ट्यूनिंग ऑफ सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो हमें इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक सीरीज सर्किट में RLC हो या LC हो, उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC। अब क्योंकि हमें L और C दोनों गिवन है तो पहले हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 2 इंटू 3.14 जो पाई की वैल्यू है, आप 22/7 भी ले सकते हो, रूट L हमें गिवन है 0.4 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ और C गिवन है 400 पिकोफैरेड यानी कि 400 इंटू 10⁻12। तो इसे हम सॉल्व करके पहले फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका ये आंसर आएगा अगर हम पूरा नहीं भी सॉल्व करते हैं। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, वेवलेंथ पूछी है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है कि वेवलेंथ इज C/F। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। ये एक्चुअली तो वैसे वेव चैप्टर में फार्मूला बताते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आपको याद रखना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है कि वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको लर्न होनी चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है 10⁷ डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 4। तो अगेन यहाँ से हम लैम्डा के लिए सोल्व कर लेंगे। ये 6.28 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और 10⁷ नीचे है। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि अगर हम इसे ट्यून करना चाहते हैं इस वेवलेंथ पे तो वो वेवलेंथ हमें कितना लेनी है, 753.6 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से समझ लेना और कैसे ट्यूनिंग क्या होती है। क्योंकि जब रेजोनेंस अक्कर होता है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारे ऑडियो या वीडियो फॉर्म में हमारे टीवी चैनल या रेडियो में आता है, बाकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए रेजोनेंस कंसेप्ट को ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। ओके, तो हम ये RLC सीरीज सर्किट से थोड़ा बाहर आ जाते हैं अब।
और कुछ पावर के न्यूमेरिकल करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के। तो एग्जांपल 7.39 में क्या कह रहा है, अ लाइट बल्ब हैज द रेटिंग 200 वॉट 220 वोल्ट। अब क्योंकि वॉट पावर का यूनिट है, तो हमें एक बल्ब है जिसकी पावर की वैल्यू 200 वॉट गिवन है, और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज जिसपे वो फंक्शन करता है वो 220 वोल्ट गिवन है। तो इन दो वैल्यू से हमें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है, और सेकंड पार्ट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो काफी इजी न्यूमेरिकल है, वी नो। अब किसी भी डिवाइस की जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसके दो तीन फार्मूले होते हैं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये फार्मूले बताए थे। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट फार्मूला है वो ये पहला और ये आखिरी वाला अगर हम इक्वल कर दें, क्योंकि हमें पावर गिवन है, वी गिवन है, आर आ जाएगा। तो जहां से आर निकालने के लिए मुझे वी स्क्वायर बाय पी करना पड़ेगा, राइट। अगर हम पहले और आखिरी की नॉलेज को इक्वेट कर दें, बस वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वोल्टेज दी हुई है आरएमएस 220 वोल्ट, और पावर, तो ये बड़े आराम से हमारा आर आ गया 242 ओम। सेकंड पार्ट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, वो भी इजी है। अब सिंपल ओम्स लॉ लगाना है। किसी भी सर्किट में करंट आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय आर होता है, क्योंकि सिर्फ बल्ब का रेजिस्टेंस है, कॉइल नेचर नहीं है। तो अगेन हमें वी आर एम एस को आर से डिवाइड ही करना है। वी आर एम एस गिवन है 220, और आर हमने निकाला है 242 ओम। तो अगर हम 220 को 240 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.9 एम्पियर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। सॉरी, ये सेकंड पार्ट में ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय आर, क्योंकि ये फिर हमें पावर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। बी पार्ट में दोबारा से कर देता हूँ। तो करंट निकालने के लिए वी नो, अब हम वही पावर वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो आई निकालने के लिए पावर बाय वी आर एम एस करना पड़ेगा। तो हमें बल्ब की पावर गिवन है 200 वॉट, और वी आर एम एस भी गिवन है 220 वोल्ट। तो इसको डिवाइड करके ये आंसर आएगा 0.9 एम्पियर, राइट। तो ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना कैसे किया, इजी था। तो ये पावर पे एक आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल 7.40 करते हैं। इसमें कह रहा है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू गिवन है 20 ओम, एल की वैल्यू गिवन है 1.5 हेनरी, और सी की वैल्यू गिवन है 35 माइक्रोफैरेड। इसको सर्किट को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू गिवन है। आगे लिख रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो हमें पावर निकालनी है। आपको याद रखना है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इक्वल्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट रेजोनेंस अकर्स। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और जो उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंस अक्कर होता है, राइट। और एट रेजोनेंस
a circuit behaves purely resistive, और रेजोनेंस जब होता है तो वो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि XL माइनस XC जीरो हो जाता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो कॉइल का रेजिस्टेंस और C का रेजिस्टेंस आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाता है, तो सर्किट में सिर्फ R रह जाता है, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। अब अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है और करंट होता है वो सेम फेज में चलते हैं, तो इनमें जो फेज एंगल हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज R के अक्रॉस मिल रही है और जो करंट है वो 0 डिग्री हो जाएगा। राइट नाउ पावर कंज्यूम्ड। अब एक सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करता है उसका एक फार्मूला होता है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई एक्चुअली पावर फैक्टर कहलाता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट। ERMS उसकी वोल्टेज है, RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू कॉस फाई। अब हमें ये ERMS गिवन है 200, लेकिन IRMS गिवन नहीं है, तो IRMS को हम ओम्स लॉ से ERMS बाय R लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करना शुरू हो गया, तो इसका जो Z है वो R के बराबर हो जाएगा रेजोनेंस पे। तो IRMS इस ERMS बाय Z होता है, बट Z R के बराबर हो गया। अब जैसे ERMS हमें गिवन है 200 वोल्ट, और ERMS इंटू ERMS स्क्वायर हो जाएगा बाय R वैल्यू। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 ओम, और फेज एंगल 0 डिग्री बनेगा, वो मैंने समझाया, क्योंकि ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा 200 इंटू 200 बाई 20, तो ये 2000 वाट, यानी कि 2 किलो वाट पावर कंज्यूम करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना। तो ये नॉलेज पहले भी आई थी कि रेजोनेंस पे एक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका XL माइनस XC जीरो हो जाता है, इसीलिए उसका इम्पीडेंस Z सिर्फ R के बराबर हो जाता है और सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है। राइट, तो इस नॉलेज को भी देख लेना। ओके, अब हम एक दो न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर के करेंगे और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ जी, तो ये एक ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल है, 7.57 एग्जाम्पल। In a step down transformer having primary to secondary turn ratio, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में दिए हुए हैं उनका रेशो दिया हुआ है 10:1। इनपुट वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं वो 250 वोल्ट दे रहे हैं, और जो आउटपुट करंट हमें सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है वो 10 एम्पियर का मिल रहा है। तो ये वैल्यू गिवन है। आउटपुट हमेशा सेकेंडरी पे मिलती है, इनपुट प्राइमरी को देते हैं। Assuming 100% efficiency, calculate the number 1 voltage across secondary coil। अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग में हमने फार्मूला लिखा था कि जो वोल्टेज का रेशो होता है सेकेंडरी टू प्राइमरी, वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। अब हमें सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि ES निकालना है। तो अगर मैं ES के यहाँ से लिखूं तो वो हो जाएगा EP इंटू NS बाई NP। अब हम राइट साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू गिवन है। ES हमें EP गिवन है 250 वोल्ट, NS बाई NP, अब ध्यान से वैल्यू पुट करना है। हमें जो गिवन है उसमें NP ऊपर है, NS नीचे है, जबकि हमें यूज करना है NS ऊपर NP नीचे, तो इसको उल्टा करके लिखा जाएगा। तो इसे 10:1 नहीं लिखेंगे, इसे 1:10 लिखेंगे। तो अगर मैं 250 को 10 से डिवाइड करूंगा तो बड़े आराम से मेरा पहला आंसर आ जाएगा
कि सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो 25 वोल्ट यानी कि 1/10 हो गई। अब निकालना है करंट इन द प्राइमरी। अब जैसे वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्ट रिलेशन होता है, करंट का वोल्टेज से उल्टा रिलेशन होता है। तो ईपी ओवर आईएस बराबर होता है ईएस बाई ईपी। आप ध्यान से देखो, करंट में प्राइमरी ऊपर है, सेकेंडरी नीचे है, बट ईएमएफ के तरफ सेकेंडरी ऊपर है, प्राइमरी नीचे है। अब हमें ईपी निकालना है। आई एस हमें 10 एम्पियर गिवन है, ई एस हमने 25 वोल्ट निकाला है, और ईपी हमें 250 वोल्ट गिवन है। तो अगेन बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट इन प्राइमरी 1 एम्पियर होगा। तो ये हमने करंट भी निकाल लिया, दूसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में हमें पावर आउटपुट पूछ रहा है, एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी क्या होती है ये आगे जाके मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा। तो आउटपुट पावर, जो आउटपुट पावर हमें मिलती है वो होती है ई एस आई एस का प्रोडक्ट, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी आई। तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिल रही है 25 वोल्ट, और करंट सेकेंडरी में भी हमें गिवन था 10 एम्पियर। तो अगेन हम बड़े इजीली इसको पावर आउटपुट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 250 वॉट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर पे बेस था। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, इसके सारे स्टेप्स को, फार्मूलाज को। ओके, तो ये एग्जांपल 7.59 एसी ट्रांसफार्मर का एक कोर न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 400 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल हमें गिवन है 400, एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 2000 टर्न्स। if the power output from the secondary at 1100 वोल्ट, तो हमें सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है वो भी गिवन है ES 1100 वोल्ट, और जो पावर आउटपुट सेकेंडरी पे मिल रही है वो भी गिवन है 12.1 किलोवाट। ये हमें गिवन है, और हमें निकालना है व्हाट इज द प्राइमरी वोल्टेज EP। तो फर्स्ट पार्ट इजी है। कभी भी न्यूमेरिकल पढ़कर डरना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वी नो। अब आपको वोल्टेज और टर्न रेशो का मैंने अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में फार्मूला बताया, थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो वोल्टेज होती हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो ईएमएफ या वोल्टेज सेकेंडरी को अक्रॉस मिलेगी ओवर जो प्राइमरी के अक्रॉस मिलेगी, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी के रेशो के इक्वल होगा। अब हमें ES गिवन है 1100, EP हमने निकालना है, NS भी हमें गिवन है 2000, और NP भी गिवन है 400। तो बस हम बड़े आराम से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 220 के टेबल पे चला जाएगा। तो EP 220 वोल्ट आ गया। तो देखो कितने आसानी से फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि जो प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को अक्रॉस हम लगाएंगे वो 220 वोल्ट होगी, राइट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, तो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू प्राइमरी कॉइल की 0.2 ओम गिवन है, और सेकेंडरी कॉइल की भी रेजिस्टेंस वैल्यू 2.0 ओम गिवन है, और इसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 90% है। ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है, इसे ईटा बोलते हैं। अब ये हो सकता है ये एफिशिएंसी आपने पहली बार सुना हो। तो हमें हीट लॉसेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल निकालनी है, राइट। अब तो हमें एफिशिएंसी गिवन है 90%। अब एफिशिएंसी क्या चीज होती है, किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट पावर, यानी कि जो पावर हमें मिल रही है
और पावर जैसे मैंने बोला वोल्टेज और करंट का रेशो होता है, तो ES IS बाय इनपुट पावर EP IP, क्योंकि हम इनपुट प्राइमरी को दे रहे हैं और आउटपुट सेकेंडरी के अक्रॉस ले रहे हैं। अब हम एफिशिएंसी 90% गिवन है, तो 90/100। आउटपुट पावर जो हमें मिल रही है वो गिवन था, देखो ये आउटपुट पावर हमें 12.1 किलोवाट मिल रही है। तो अगर मैं इसे किलोवाट को 1000 से इंटू कर दूंगा तो ये वाट बन जाएगा। ओवर हमें EPIP मतलब इनपुट पावर पता लग जाएगी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके EPIP आ जाएगा 12.1 इंटू 1000, 12,100 इंटू 100/90, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम करंट इन प्राइमरी निकाल लेंगे क्योंकि EP हमें गिवन है, हमें EP हमने निकाला था 220 वोल्ट। तो 220 इंटू IP बराबर आ गया 12100 इंटू 10/9। तो बहुत इजीली हम करंट इन प्राइमरी कॉइल निकाल लेंगे। लेटर से मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये आंसर आ जाएगा 60.1 एम्पियर। यहाँ से सेकेंडरी करंट आ जाएगा, क्योंकि जो करंट का रेशो है वो वोल्टेज के रेशो के उल्टा होता है। तो वो IS/IP is EP/IS ES। अब हमें IP हमारा निकला है 61.1। EP हमने फाइंड किया था कि जो प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज हम देंगे वो 220 वोल्ट देंगे, और सेकेंडरी के अक्रॉस भी वोल्टेज हमें गिवन थी कितनी 1100 वोल्ट। तो अगेन हम यहाँ से दोनों में, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट निकाल देंगे, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 220 के टेबल पे कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 12 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अब पावर लॉस का फार्मूला I²R होता है। तो पावर लॉस अक्रॉस प्राइमरी इज IP² इंटू RP। अब IP हमने निकाला है 61.1 और RP हमें गिवन था 0.2 ओम। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हमारा पावर लॉस अक्रॉस प्राइमरी निकल गया। सेम फार्मूले से हम पावर लॉस अक्रॉस सेकेंडरी निकाल सकते हैं, IS² इंटू RS। तो करंट इन सेकेंडरी निकला है 12 एम्पियर और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस था 2। तो मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लूँगा 144 इंटू 2, 288 वाट। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, that these are the power losses across the primary coil and secondary coil। तो ये सब अलग अलग न्यूमेरिकल थे ऑल्टरनेटिंग करंट पे, इन सबको देख लेना। So that's it for today's class. We will meet in the next class.